नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सैमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज पूर्वोत्तर के विकास को देंगे रफ्तार। असम में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर। केंद्र शासित प्रदेश में बूथ विजय अभियान की करेंगे शुरुआत। पार्टी पद अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। बीस देशों के प्रमुख, 45 देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने के लिए तैयार। भारत 16 से 20 फरवरी तक करेगा समिट की मेजबानी। आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भी खेले जाएंगे 3 मुकाबले। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के सामने होगी दक्षिण अफ्रीका की चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी ये परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी। ब्रह्मपुत्रा की धरती पर विकास का मेगा प्लान तैयार है। असम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन को नई धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह करीब 10:30 पर प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास स्थित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेंगे, जहां वे लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टर के एरियल डिस्प्ले का अवलोकन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे ब्रह्मपुत्रा नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। करीब 3,030 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये 6 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड पीएसए पुल गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ता है। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एक्स्ट्रा डोज पुल यात्रा समय को घटाकर लगभग 7 मिनट कर देगा। भूकंपीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक और ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। कुमार अभिषेक वर्मा सेतु, ये वो सेतु है जो नॉर्थ गुवाहाटी को गुवाहाटी से जोड़ेगा और जो घंटों की दूरी थी उसे चंद मिनटों में अब ये पार कर लेगा। यानी कि अब 7 मिनट में आप इस ब्रिज के जरिए गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुंच जाएंगे। इस पुल की खासियत की अगर बात करें तो 3,030 करोड़ की कीमत का बना ये पुल बेहद खास है। प्रधानमंत्री कामरूप जिले के अमीन गांव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। 8.5 मेगावाट क्षमता वाला ये डेटा सेंटर विभिन्न सरकारी विभागों के मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन को होस्ट करेगा और डिजास्टर रिकवरी सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आईआईएम गुवाहाटी का उद्घाटन करेंगे, जिससे क्षेत्र में उच्च और प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत गुवाहाटी सहित 4 शहरों में 225 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस पहल से 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वच्छ और किफायती सार्वजनिक परिवहन का लाभ मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी, एजुकेशन, डिजिटल, अर्बन सर्विस, ये चारों जो मूल सुविधा एक नागरिक को जीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं अभी मिलने जा रही है। जो हमारा जो ये ऐतिहासिक जो हाईवे है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा मोरान में स्ट्रेटेजिकल है, वो जहां राफेल, हमारे सुखोई, हमारा तेजस, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से वो टेक ओवर भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। असम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ये नए निवेश राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 2019 में जो वो खुद उद्घाटन किया था ब्रिज का, अभी वो खुद ही अभी उसका इनोग्रेट कर रहा है। तो जो काम बीजेपी ने शुरू किया है उसको खत्म भी बीजेपी ने किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखा था कि कांग्रेस जो करता था वो खत्म नहीं करता था, सिर्फ वो दिखाने के लिए करता था। मोदी जी जब आते हैं, असम का लोगों का अंदर एक उम्मीद जगता है
जुग पुरुष है, वो जो वादा करता है वो निभाता है। मोदी जी असम का जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा समर्पित है युवाओं की महत्वाकांक्षा और भविष्य को नए उड़ान देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा समर्पित है असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देने के लिए। पूर्वोत्तर जो कभी देश के नक्शे का आखिरी कोना कहा जाता था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अग्रणी राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। न केवल असम की पहचान बदली है, बल्कि विकास की कहानी का फ्रंट पेज आ गया है। डीडी न्यूज के लिए डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी से दीपक रावत के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर आदतन झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। और पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि राहुल गांधी गलत तथ्य रखकर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये विवाद राहुल गांधी के हालिया वीडियो से उपजा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रस्तावित समझौता अमेरिकी हितों को भारतीय कृषि पर प्राथमिकता देता है, जिसका केंद्र मंत्री ने खंडन करते हुए कहा कि समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस तरह की गलत जानकारी फैलाने के पैटर्न पर भी सवाल उठाया है। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की सराहना करते हुए कहा कि संयुक्त हस्ताक्षर के बाद टैरिफ का असली स्वरूप सामने आएगा और साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर डील को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। टैरिफ जब फाइनल होगा, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा, तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग समझदार हो करके भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, हर चीज में भ्रम फैलाना फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कराईकल में एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसके बाद वो थिरुनल्लार में भाजपा के राज्य पद अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। कराईकल और थिरुनल्लार के बाद वो पुडुचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, चुनाव इंचार्ज और राज्य इंचार्ज के साथ बैठक करेंगे और साथ ही वो आज अपने दौरे के दौरान बूथ विजय अभियान की शुरुआत भी करेंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में बढ़ती गई कोताही को लेकर पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रति शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के सीईओ और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई इस अहम बैठक में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। निर्देशों का पालन करने में टालमटोल करने पर आयोग ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सूत्रों के अनुसार सीईसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए लापरवाही के उदाहरण दिखाते हुए संबंधित जिला अधिकारियों से जवाब तलब किया। वैध मतदाता साबित करने के लिए 14 निर्धारित दस्तावेजों में से कोई एक को अपलोड करने की जगह अखबारों की कटिंग या खाली पन्ने कैसे अपलोड हो गए, ये किसने अपलोड किए, क्या दस्तावेज अपलोड करते समय जिला अधिकारियों ने इसकी जांच की थी। सीईसी ने निर्देश दिया कि सोमवार शाम 5 बजे तक
जिला अधिकारियों को दस्तावेजों की जांच कर यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर केवल स्वीकृत दस्तावेज ही अपलोड किए गए हैं। सोमवार के बाद भी यदि पोर्टल पर कोई भी अप्रासंगिक दस्तावेज मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला अधिकारी की होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने डीएम, ईआरओ और एईआरओ को चेतावनी दी कि वे बच नहीं पाएंगे। 5 साल बाद भी मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक का नाम मिलता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। लापरवाही के आरोपों के चलते कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के जिला अधिकारियों को आयोग की फटकार का सामना करना पड़ा। मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतों को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष ने बंगाल के अधिकारियों पर सीएम ममता बनर्जी के निर्देशों पर काम करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये लोग ममता बनर्जी का चापलूसी करते करते ना, इन लोग को अच्छी तरह से सजा दीजिए, सजा दीजिए, एफआईआर करने बोलिए, सजा दीजिए। ये कुछ लोग का बदमाशी और दुर्नीति के लिए सारे पश्चिम बंगाल के लोग भुक्तभोगी नहीं होंगे। पश्चिम बंगाल में सरकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक तरह से मोकारी बना के रखा है, जो चाहे वो मर्जी कर रहा है। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को ठोस कदम लेना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आगामी 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख तय की गई है। उसके अगले दिन ही चुनाव आयोग का एक उच्च स्तरीय दल दिल्ली से राज्य के दौरे पर आ रहा है। सीईओ कार्यालय के अनुसार कुल 11 उच्च पदस्थ अधिकारी 2 दिवसीय राज्य के दौरे पर जाएंगे और जिलेवार बैठकें करेंगे। सीईओ कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की तैयारी इसी दौरे से शुरू हो जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनआईए ने तमिलनाडु में हुए रामलिंगम हत्याकांड में शामिल हमलावरों और साजिशकर्ताओं को पनाह देने के आरोप में इम्तातुल्लाह के खिलाफ मामला दर्ज कर शुक्रवार को आरोप पत्र दाखिल किया। यह आरोप पत्र चेन्नई के पूनमल्ली स्थित विशेष न्यायालय में दाखिल किया गया है। बता दें कि इम्तातुल्लाह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का निवासी है। एनआईए की जांच निष्कर्षों के अनुसार हत्या में संलिप्तता की जानकारी होने के बावजूद उसने फरार घोषित अपराधियों को लगभग 6 वर्षों तक पनाह दी थी। बता दें कि वर्ष 2019 में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं द्वारा रामलिंगम की निर्मम हत्या कर दी गई थी और यह हत्या राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और आतंक फैलाने के उद्देश्य से रची गई एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। तो वहीं एनआईए ने हमले के तुरंत बाद हमले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। अगस्त 2019 में एनआईए ने इस मामले में 18 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। तो वहीं इम्तातुल्लाह को अगस्त 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया था। और यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुम्हारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया, इश्क का जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी हो जो खींचा चला, इसी दिल हो या पुलियो करे, वांगी भात हो या पोड़ी मसाला, रसम पाउडर या सांभर मसाला, असली मसाले सच सच MDH 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब 25 साल के प्रत्युष का किडनी का ऑपरेशन हुआ
तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 12 लाख का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई बड़ा मददगार होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। फाइलों के ढेर, लंबी तारीखें और कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी के बीच अब तकनीक भारत की अदालतों तक पहुंच चुकी है, जहां एआई और डिजिटल टूल्स न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सुलभ बना रहे हैं। ई कोर्ट्स परियोजनाओं के तहत अदालतों में फाइलिंग, केस मैनेजमेंट और कार्यवाही का रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन संभव हो रहा है, जिससे न्याय सभी के लिए सुलभ हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की अदालतों की तस्वीर अब बदल रही है। फाइलों के ढेर, लंबी तारीखें और कानूनी प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी के बीच अब तकनीक एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। ई कोर्ट्स परियोजना के तहत भारत की न्यायपालिका डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई न्याय प्रक्रिया में एक सहायक के रूप में काम कर रहा है। वर्ष 2023 से शुरू हुई ई कोर्ट्स के तीसरे चरण में अदालतों में ई फाइलिंग, डिजिटल केस मैनेजमेंट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन बात सूचियों की व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अब दस्तावेजों की डिजिटल प्रस्तुति, स्वतः तैयार होने वाली कॉज लिस्ट और समन का डिजिटल प्रेषण न्याय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बना रहे हैं। एआई की मदद से सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ की कार्यवाही के रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन संभव हो रहा है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन तकनीक मौखिक दलीलों को टेक्स्ट में बदलती है, लेकिन अंतिम तौर पर सत्यापन मानव द्वारा ही किया जाता है। भाषाई विविधता वाले देश में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए सुभाष नामक एआई टूल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का 18 भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। ये अनुवाद ESCR पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में न्याय तक पहुंच आसान हुई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एआई आधारित टूल्स ई फाइलिंग की कमियों की पहचान कर रहे हैं। मशीन लर्निंग और OCR तकनीक के जरिए याचिकाओं की प्रारंभिक जांच होती है, जिससे देरी कम होती है और अधिकारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। न्यायिक शोध में भी एआई सहायक बन रहा है। लेक RAA और सुपेश जैसे टूल्स प्रासंगिक कानूनी संदर्भ खोजने और पहले के फैसलों की पहचान करने में मदद करते हैं, लेकिन फैसले का अंतिम अधिकार पूरी तरह न्यायाधीश के पास ही रहता है। डिजिटल कोर्ट्स 2.1 के तहत ASAR, श्रुति और पाणिनी जैसे वॉइस टू टेक्स्ट और अनुवाद उपकरण न्यायिक लेखन को अधिक सुगम बना रहे हैं। ये सभी टूल्स ICMIS और CIS 4.0 जैसी प्रणालियों से जुड़े हैं, जो ई नोटिस, डिजिटल केस एक्सेस और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा देते हैं। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत पुलिस, अदालत, जेल और फॉरेंसिक विभाग डिजिटल रूप से जुड़े हैं। एक डेटा एक प्रविष्टि के सिद्धांत पर आधारित यह प्रणाली FIR, चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट तक तेज पहुंच सुनिश्चित करती है। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम 1.23 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड के साथ पहचान प्रक्रिया को सशक्त बना रहा है। वहीं न्याय श्रुति और ई साक्ष्य जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल रिकॉर्डिंग और वर्चुअल पेशी को सक्षम बना रहे हैं। इन सभी पहलुओं की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति कर रही है। डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और पूर्वाग्रह से बचाव के लिए विशेष उप समितियां गठित की गई हैं। ई कोर्ट चरण 3 के तहत 7,210 करोड़ रुपए के परिव्यय में भविष्य की तकनीकों एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के लिए भी प्रावधान किया गया है। सच तो यह है कि तकनीक ने सिर्फ मुकदमों को संभालने का तरीका बदला है, इंसाफ के बुनियादी उसूलों को नहीं। आज भी एक जज ही पूरी संवेदनशीलता के साथ दोनों पक्षों को सुनता है और अपनी समझ से फैसले देता है।
यहाँ नवाचार का मकसद सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि जन कल्याण है। इसमें AI एक सहयोगी की तरह काम कर रहा है ताकि इंसान के फैसले और भी सटीक और मानवीय हो सकें। और क्या आपको भी डर लगता है कि एक गलत क्लिक आपका बैंक अकाउंट खाली कर देगा? हम अक्सर सोचते हैं कि काश कोई ऐसा सिस्टम होता कि जो ठगों से तेज चलता। आपकी इसी सोच को हकीकत में बनाने के लिए सरकार लाई है SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जहां पुलिस से लेकर बैंक तक सबको पता होगा कि आपकी पाई कैसे बचानी है। SOP में खाता फ्रीज होने से लेकर उसे डी फ्रीज कराने तक की पूरी गाइडलाइंस उपलब्ध है। ये SOP सिर्फ कागजी नियम नहीं है बल्कि साइबर अपराधियों के खिलाफ एक डिजिटल स्ट्राइक है। साइबर क्राइम के अंदर म्यूल अकाउंट्स यूज होते हैं, मतलब किसी दूसरे आदमी का अकाउंट वो कमीशन पे देता है, रेंट पे देता है, उस अकाउंट को साइबर क्राइम में यूज़ किया जाता है। अब उस आदमी को भी नहीं पता होता कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया है और कितना आके चला गया, क्योंकि उसका कंट्रोल उसके पास नहीं रहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फ्रॉड करने वाले फ्रॉस्टर्स हैं वो उस अकाउंट को अक्रॉस इंडिया यूज़ करते हैं, बहुत सारे क्राइम्स में यूज़ करते हैं, जिससे कि विक्टिम और कंप्लेनेंट जो अलग अलग स्टेट्स में हो जाते हैं। अब उनके पैसे जब होल्ड में चलते हैं NCRP मैकेनिज्म के जरिए, तो एक बैंक अकाउंट के अगेंस्ट में मल्टीपल क्लेमेंट्स जनरेट हो जाती है। तो मल्टीपल क्लेमेंट्स जब आ जाते हैं, मल्टीपल विक्टिम जब आ जाते हैं, तो उस पैसे को रिलीज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमने एक प्रो राटा बेसिस पे एक इसके अंदर प्रोसेस जनरेट किया है कि एवरेज मनी कैसे उसको रिलीज किया जाएगा। और डिजिटल इंडिया के इस दौर में सुविधा जितनी बड़ी है, साइबर ठगों की हिम्मत भी उतनी ही बढ़ गई है। सिर्फ पासवर्ड बदलना काफ़ी नहीं है, ठगी होने पर क्या करना है इसकी जानकारी ही आपकी असली सुरक्षा कवच है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में मौजूद गाइडलाइंस को समझने और ठगी होने पर कैसे लें त्वरित एक्शन, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात SOPs की, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, जिनका पालन करके ये उम्मीद की जा रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा बचा पाएंगे। सबसे हमारा प्राइम मोटिव है पैसे को रोकना, सामान की डिलीवरी को रोकना होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लगता है कि इस पैसे की आवश्यकता नहीं है मुझे इन्वेस्टिगेशंस में, अगर उसके मल्टीपल क्लेमेंट्स नहीं है और पैसा एक विक्टिम का है तो उसको दिया जा सकता है। ऑनलाइन एक मॉड्यूल बनाया, मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, उस पर कोई भी विक्टिम जो है जिसका पैसा होल्ड पे वो जा सकता है, अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकता है। तो देखिए साइबर अलर्ट रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि BNP ने शुक्रवार को हुए संसदीय चुनावों में 2/3 से अधिक सीटों पर शानदार जीत हासिल की है और 2 दशकों के अंतराल के बाद सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की है। BNP को कुल 297 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जबकि कट्टरपंथी जमाते इस्लामी ने लगभग 68 सीटें जीती हैं। और इस बार चुनाव में 59.44% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। अब बांग्लादेश में BNP के शीर्ष नेता तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वह अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की जगह पद संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में तत्काल प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारी विरोध के चलते सत्ता छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद ये से मोहम्मद यूनुस सरकार के अंतरिम प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छा साबित होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है कि जब व्हाइट हाउस और तेहरान के बीच बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कहा कि ये लंबे समय से चलता आ रहा है। ईरान को चेतावनी देता हूं कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास ताकत मौजूद है और अमेरिका के अन्य विमान वाहक पोत भी जल्द ही ईरान की ओर रवाना हो रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की समुद्री सीमा में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। ट्रंप इससे पहले ईरान को अगले 1 महीने के भीतर परमाणु समझौते पर निर्णय लेने की भी चेतावनी दे चुके हैं। भारतीय टीम 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले के लिए कोलंबो पहुंच चुकी है।
आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम ये हाई वोल्टेज मुकाबला खेलेगी। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम ने अब तक अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने दोनों ही मैचों में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का तीसरा मुकाबला होगा। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।